हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जहांगीर, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। देखो, अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन बात कर रहे थे। उसमें 3 टाइप की मैंने रिएक्शंस बता दी थी, 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे आपको। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, और फिर आगे अपन टाइप 4, 5 इनके ऊपर बात करते हैं। चलेगा, देखिएगा इधर एक क्वेश्चन दिया गया था आपको कि C2H2 है प्लस H2 था, कन्वर्ट हुआ था C2H4 में। यही बात थी, C2H2 प्लस H2 बोला था ये 50 ml है, ये 50 ml है, ये कितना बनेगा। आपको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पढ़ाया गया था, तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में ये बोला गया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलो या मोल बोलो एक ही बात है। एक्चुअली मोल को जब अपन Na से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब मोल को अपन Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, मोल को Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या आ जाती है। यही तो बात है। तो मोल बोलो, अणुओं की संख्या बोलो, एक ही बात। या फिर मैं दूसरा तरीका बोलूं तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। टेम्परेचर पे ऐसे कांस्टेंट रखा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल हो गया। सही है बात। अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल हुआ तो इसको 50 ml क्यों मान रहे हो, 50 मोल मान लो, 50 मोल मान लो। अगर 50 मोल मान लेता हूं मैं, तो यहां पे n अपॉन सुप्रीम कोर्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 50/1 50/1 दोनों बराबर आए तो बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। दोनों क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अगर ये दोनों खत्म होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 इज इक्वल टू कितने, 50 50 क्या ml। ये लिखो, सीधा आंसर आ गया 50 ml। बात क्लियर, कोई डाउट बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हुआ था 2 टाइम्स NH3। यही बात थी। अपन को बोला गया था ये 50 किलोग्राम है और ये कितना किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। ये कितना बनेगा, पहले चेक करो केस फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। 2 रिएक्टेंट दे रखे और दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखी, इसका मतलब केस थर्ड लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगेगा, सीमांत अभिकर्म का। आप किलोग्राम को भूल जाओ, आप तो 50 ग्राम मानो, लास्ट में जाके मैं यूनिट लिख दूंगा। तो इसको पहले मोल में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट करो। 50 डिवाइड बाई 28 और 10 डिवाइड बाई 2, यही बात है। अब अपना अगला काम करते हैं, n डिवाइड बाई SC स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 50 डिवाइड बाई 28, 10 बाई 2 हो गया 5, 5 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 3 जो होगा ये तो होगा 1.6 होगा, 1.6। ये जो होगा वो अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 के आसपास। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज H2। अगर लिमिटिंग रिएजेंट H2 हुआ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई 2। बराबर कर दो। अगर ऐसा होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने आ रहे हैं बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ रहे हैं 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ये, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू कितना, 10/3। तो मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, 10 ये 17, 170 डिवाइड बाई 3 56.67। अब आना तो वैसे ग्राम में चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग से क्या चल रहा है, किलोग्राम। तो ये भी क्या आएगा, मैंने बोला ना ग्राम मान लो, लास्ट में यूनिट कन्वर्ट कर दूंगा मैं सीधा, 56.67 किलोग्राम। ये वैसे तो मैंने करने के लिए आपको दिए थे, अपने आंसर चेक कर लो। ठीक है, चलो अब आगे केस 4 बात करते हैं। केस 4 सीक्वेंशियल रिएक्शन। केस 4 सीक्वेंस रिएक्शन, श्रेणी अभिक्रियाएं।
कोई सीक्वेंस दे रखी है रिएक्शन की, उसके बारे में आपको बात करनी। जैसे क्वेश्चन बताता हूं, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको ऐसा बोला गया 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड से कितने ग्राम या कितने किलोग्राम पॉलीथीन बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो बनता है C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। C2H2 प्लस H2 रिएक्शन करता है तो बनता है C2H4 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 के N मॉलिक्यूल अगर काम में लेते हो तो बनता है पॉलीथीन। पॉलीमर्स में पढ़ा होगा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये लीजिएगा, ये पॉलीथीन हो गया। तो कैल्शियम कार्बाइड से स्टार्ट किया था, पॉलीथीन तक पहुंच गए। ये बोला है 1 किलोग्राम ये है, ये कितना बनेगा, ठीक है। चलो मेरे को देखो इसमें और इसमें रिलेशन लेके आना है ना। जो कंटिन्यू आए उसके ऊपर ध्यान रखे। C2H2 यहां से यहां आ गया, C2H4 यहां से यहां आ गया। तो मेरे को क्या करना है, जैसे इसमें और इसमें रिलेशन निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2, ये लो, ये रिलेशन यूज में लेना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4, ये काम में लेना है, सही बात है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 डिवाइड बाई N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीथीन, सही बात है। अब यहां पे N क्या है, N के फॉर्मेट में, ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है जो मेरे को आइडिया नहीं है। अगर जब मेरे को N का आइडिया नहीं है तो इसका मतलब ये तो काम में लेना ही नहीं है रिलेशन। फिर तो जब मेरे को N का आइडिया ही नहीं है तो ये रिलेशन काम में लेना ही नहीं। तो एक काम करो, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर दूं तो मेरे पास ये रिलेशन बनेगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4। इन दोनों से देखो, है ना। अगर ये रिलेशन बनेगा तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बाइड का कितना मोल हो गया, 1000 ग्राम डिवाइड बाई 64, ये मोल आ गया। मास ऑफ C2H4 की बात करूं, इथाइन का मास कितना आएगा, ये आ गया, ठीक है। अगर इसे आप सोल्व भी करना चाहते हो तो मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, तो 250 हुआ ना, तो 250 का मतलब 1750 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया तो उस कंडीशन में ये बना 1750 बटा 4 ग्राम बन गया, ठीक है। ये कौन बना, C2H4। तो ये जो C2H4 बना है उसी को तो मैंने काम में लिया, इसका मतलब ये पूरा मिला के कितना था, ये था, यही तो होगा। C2H4 बना कितना, 1750 बटा 4 ग्राम बना, तो इसका मतलब इस यहां पे भी 1750 बटा 4 ही तो होगा। ये रिएक्शन कंटिन्यू आगे चल रही है ना। तो 1750 बटा 4 था, तो अब लगाओ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाता हूं तो इसका मतलब ये होता है मास बिफोर द रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। बिफोर द रिएक्शन अभिक्रिया से पूर्व कितना द्रव्यमान था, इतना। अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान, इसका मतलब मास ऑफ पॉलीथीन। ये देखो मास ऑफ पॉलीथीन आ गया अपना, तो मास ऑफ पॉलीथीन इज इक्वल टू, बोलो भैया क्या आएगा, मास ऑफ पॉलीथीन इज इक्वल टू 1750 बटा 4 ग्राम, ठीक है बात, बोलो हाँ या ना, समझ में आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको तो ये समझ में आ रहा है रिलेशन कौन सा काम में लेना है। ये काम में नहीं लेना है, क्यों काम में नहीं लेना है, ये इसलिए काम में नहीं लेना है क्योंकि मेरे को N की वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है बात। चले आगे, बोलो, चलो फिर चलिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 सिक्वेंशियल रिएक्शन का। M प्लस x2 इज इक्वल टू mx2, 3 times mx2 plus x2 gives m3x8 and m3x8 plus n2CO3 4 times is equal to 8 times nx
प्लस M3O4 प्लस 4 टाइम्स CO2, यही आएगा। चलो ये आ गया। बोला है 206 ग्राम NX उत्पन्न करने के लिए, NX उत्पादन के लिए M का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा, ये पूछा गया। ठीक है, 206 ग्राम NX उत्पादन के लिए M का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा। परमाणु भार दे रखे हैं कुछ, M का दे रखा है, M का दे रखा है 56, N का दे रखा है 23 और X का दे रखा है 80। ये ठीक है बात। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो जो आगे से आगे चलता है ना, उसको अपन के टारगेट करना है। जैसे ये MX2 को टारगेट करूंगा, MX2 आगे गया M3X8 में, तो M3X8 और NX में टारगेट करना है। बाकी साइड प्रोडक्ट को अपन को गोली मारो। फर्स्ट वाली इक्वेशन से मेरे को ये मालूम चल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MX2, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से। चलो सेकेंड वाली इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MX2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M3X8, सही बात। और लास्ट वाली इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M3X8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NX डिवाइड बाई 8। इसकी जगह पे मैं ये ले जाके पुट कर दूं NX बाई 8, है ना। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन आने वाला है, इन दोनों से कंक्लूजन ये आने वाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MX2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ NX डिवाइड बाई 8। और MX2 की जगह 3/8 हो जाएगा और ये यहां ले जाके पुट करो तो क्या कंक्लूजन निकलने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M इज इक्वल टू 3/8 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NX। आ रही बात समझ में, ये देखो सारे आपके सामने। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M इज इक्वल टू 3/8, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NX चाहिए 206 ग्राम है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, N का कितना 23 और X का 80, 103। इसका मतलब कितना बन गया 2 से डिवाइड बाई हो गया 3/4। मेरे को मास चाहिए किसका, कैपिटल M का, मास ऑफ M कैपिटल M 3/4 इंटू मास चाहिए मोल आ रखे हैं, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई करो, एटॉमिक वेट कितना है 56, तो कितना आ जाएगा 42 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 ग्राम आ जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आ गया। ठीक है, तो बस आपको ध्यान ये रखना, ये मैंने बेसिकली 3 इक्वेशन जो कल लिखनी सिखाई थी, उन 3 इक्वेशन को लिख के और फिर आपको काम करना है। ठीक है, चलो आगे देखो। केस 5, चले आगे। चलो लास्ट केस, केस नंबर 5। परसेंटेज प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब शुद्धता, परसेंटेज प्योरिटी वर्ड करके लिखा हुआ आएगा। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि तुमने अगर 5 लीटर दूध लिया है तो वो 80% प्योर है, 80% प्योर का मतलब पूरा दूध तो ही नहीं, उसमें दूध वाले ने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 लीटर लोगे तो 4 लीटर तो होगा दूध और 1 लीटर क्या होगा, पानी होगा। यही तो बात हुई, यही तो बात हुई। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब भी बेसिकली यही से आएगा आपको। ठीक है, परसेंटेज आना चाहिए, मैंने फर्स्ट डे से बोल रहा हूं आपको, फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूं, परसेंटेज आना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रैकेट में लिख रखा 80% प्योर,
से कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड उत्पन्न होगा, ये है क्वेश्चन, है ना। चलो अब इसको करते हैं सोल्व। मेरे को एक बात बताओ सिंपल सा, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। मेरे को तो ये मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है। कौन से टाइप की प्रॉब्लम है? फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है। अगर आपको ये मालूम चल जाए कैल्शियम कार्बोनेट है कितना, 400 ग्राम का सैंपल है, उसमें से 80% क्या है? प्योर है। तो ये काम करो ना, पहले 400 का 80% कैलकुलेट कर लो। ये लो मैंने साइड में कैलकुलेट कर लिया, 320 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। मोल कैलकुलेट कर लो, 320 डिवाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का 3.2 मोल, बस काम हो गया ना, इज इक्वल टू 3.2 मोल। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा 3.2 इंटू 56 ग्राम, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको। अरे बहुत सिंपल सा है, बस 400 ग्राम नहीं लेना, 320 ग्राम लेना। क्यों लेना 320 ग्राम? क्योंकि 80% ही तो प्योर है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो रियलिटी में कितना है? 320 ग्राम ही तो है। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना? बोलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चले आगे। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और देखते हैं। इस बार प्योरिटी दे रखी थी, इस बार क्वेश्चन में पूछी जाएगी। जैसे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल को, सैंपल का मतलब कुछ इंप्योरिटी भी होगी, को गर्म करने पर एनटीपी पर CO2 का 16.8 लीटर प्राप्त होता है। CaCO3 की परसेंटेज प्योरिटी ज्ञात करो। ठीक है बात, चलो करते हैं। परसेंटेज प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल लिया, ये लीजिएगा साहब, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। CO2 के कितने मोल है? 16.8 डिवाइड बाई 22.4, यही तो बात होगी। 22.4 से डिवाइड कर दूंगा, एनटीपी पे बात है तो ये आ गया 3/4 मोल आ गया। बोलो हाँ या ना? 3/4 मोल आ गया। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 100, 75 ग्राम। ये लो साहब आ गया। नमूना कितने का दे रखा था? सैंपल कितने का दे रखा था? 100 ग्राम में, और एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 75 ग्राम। तो इसका मतलब परसेंटेज प्योरिटी बराबर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू क्या? 100। परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 75, सैंपल का 100 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना परसेंटेज आ गया? बोलो भैया 75% आ गया, देख लो। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी। कोई डाउट है तो बोलो। यही तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है। पिछली बार 80% दे रखा था तो ये 80 हो गया। सैंपल दे रखा था 400 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 80 इंटू 4 कितना हो गया? 320 ग्राम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया था। इसी क्वेश्चन से कर रहा हूं। ठीक है, ये केस नंबर 5 भी हो गया। रिएक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। मैं एक दो क्वेश्चन अदर फॉर्मेट में करवा देता हूं आपको, जो अदर है, जिनका कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, जिंक की समान मात्रा की अभिक्रिया डाइल्यूट HCl एवं NaOH से करवाने पर उत्पादित गैसों के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। ये पूछा गया।
तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा टास्क जो है ना वो ये है कि जिंक की आपको डाइल्यूट HCl और NaOH के साथ रिएक्शन मालूम हो। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा टास्क तो ये है। मैंने कहा चलो देखते हैं। जिंक है HCl के साथ। जिंक आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है कि जिंक जो होता है वो एम्फोटेरिक मटेरियल होता है, एम्फोटेरिक मेटल होता है, उभयधर्मी धातु होता है। उभयधर्मी धातु की ये विशेषता होती है कि वो डाइल्यूट HCl के साथ और NaOH के साथ अभिक्रिया कर क्या कौन सी गैस रिलीज करता है? H2। हाइड्रोजन बनाने का मेथड भी है। देखो आप ऐसे याद रखो, वहां पे आया तो वापस ये यूज आया, इधर यूज आ रहा है तो वापस मालूम चलना चाहिए अच्छा इसका एम्फोटेरिक नेचर है। कौन कौन से धातु एम्फोटेरिक होते हैं? बेरिलियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, जिंक भी होता है, टिन भी होता है, लेड भी होता है। ठीक है, तो Zn प्लस HCl अगर ये रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 प्लस कौन सी गैस रिलीज करेगा? H2। जिंक की समान मात्रा बोली है तो जिंक तो सेम है, एक ही है। इधर मैंने Zn कर रखा, NaOH रखा, 2 NaOH ले लो, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2 बनेगा। हाइड्रोजन के मोल बताओ, दोनों में जिंक का एक एक मोल रखा तो हाइड्रोजन का भी तो एक एक मोल आया, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा, हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो VH21 डिवाइड बाय VH22 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2। इन दोनों में हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं? एक एक, तो 1:1। समझ में आ रही है बात? 1:1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलेगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। CH4 प्लस H2 है, इसके मिश्रण है 50 ml। इसके पूर्ण दहन के लिए पूर्ण दहन के लिए 25 ml ऑक्सीजन आवश्यक है, तो आयतन अनुसार H2 का प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, समझो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। CH4 अलग लिखो प्लस O2 लिखो, कन्वर्ट होगा CO2 प्लस 2 टाइम्स H2O, तो यहां 2O2 चाहिएगा। H2 प्लस हाफ O2 लिखो, कन्वर्ट होगा H2O। मैंने अभी तुम्हें समझाया था वॉल्यूम बोलो या मोल बोलो एक ही बात है, तो इस वॉल्यूम को मैं मोल मान लेता हूं। मान लिया ये x मोल है, तो ये 50 माइनस x हो जाएगा। सही बात। तो ये कितना चाहिएगा? 2x, और ये कितना आएगा? 50 माइनस x बाई 2। और O2 मिला के कितना हुआ? 25 ml। O2 मिला के कितना हुआ? 25 ml। तो 2x प्लस 50 माइनस x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25। यही तो बात हुई। बोलो, एक मिनट रुक जाना। 25 ml नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। चालीस ml कर रहा हूं। ये कर दिया मैंने 40। तो करो क्वेश्चन को सोल्व। 2x 50 बटा 2 25 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 40। 2x में से x बाई 2 गया तो डेढ़ बच गया। डेढ़ का मतलब 3x बाई 2
इज इक्वल टू 15। तो x बराबर 10, x बराबर 10 ml आ गया, ये 10 ml आ गया, इसका मतलब CH4 10 ml है, तो H2 कितना हो जाएगा 40 ml। बोलो हाँ या ना, आ गया 40 ml। तो परसेंटेज ऑफ H2 कितना होगा 40/50 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना परसेंटेज 80%। कितना परसेंटेज आ जाएगा 80% आ जाएगा। ठीक है बात, 80% आ जाएगा। सिंपल सा काम किया मैंने 50 ml को 50 मोल मान लिया, तो इसका x हो गया, इसका 50 माइनस x हो गया। ठीक है, फिर इसके x के लिए इसका 2x चाहिए, इसका आधा चाहिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया या ऑक्सीजन के मोल आ गए, उसको 40 के बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नीट 2018 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड HCOOH प्लस 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर उत्सर्जित गैसों को KOH से गुजारने के पश्चात गैसों का कितना द्रव्यमान होगा। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है ना, वो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन करता है और ऑक्जेलिक एसिड कैसे करता है। इनऑर्गेनिक के अंदर अगर आपने कार्बन फैमिली पढ़े हैं तो कार्बन के 3 ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, बनाने के मेथड, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे ये रिएक्शन आई थी HCOOH in the presence of concentrated H2SO4। concentrated H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, निर्जली कारक होता है, तो निर्जली कारक होगा तो वाटर बाहर निकाल दो तो CO प्लस H2 बन जाएगा। तो गैस अपने काम की ये हो गई। चलो आगे चलो, ऑक्जेलिक एसिड लिया, ये ऑक्जेलिक एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, H2O बाहर निकालो, CO गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O, ये लो। ठीक है बात, अब सुनना आगे बात को, आगे। अब ये बोला गया कि जो गैसें उत्सर्जित हुई CO CO CO2 ये उत्सर्जित हुई। ठीक है, इनको किससे पास करवाया KOH से। इसका मतलब CO गैस प्लस CO गैस प्लस CO2 गैस। ये CO गैस कौन सी है जो फॉर्मिक एसिड से आई, ये CO गैस कौन सी है जो ऑक्जेलिक एसिड से आई। इसको अगर KOH से पास करवाओगे, KOH नेचर में कैसा होता है बेसिक होता है, ये लो। CO2 कैसा होता है एसिडिक होता है। एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो आपस में रिएक्ट कर जाएगा, तो बचेगा क्या CO गैस प्लस K2CO3 सॉलिड हो गया, ये तो सॉल्ट बन गया। मेरे से तो ये पूछा गया कि KOH से गुजारने के बाद कितना द्रव्यमान बचेगा, तो मैंने कहा 2 CO गैस का बचेगा। अब वो CO गैस का द्रव्यमान ज्ञात करो पहले। तो मैं यहां से ये बोलूं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। फॉर्मिक एसिड का कितना मोल आया 2.3 डिवाइड बाई 46, ये आ गया मोल। कितना मोल आएगा बोलो, कितना मोल आएगा 0.05 मोल। इधर क्या होगा नंबर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। ये भी कितने होंगे 4.5 डिवाइड बाई 90 मींस 0.05 मोल। तो ये 0.05 मोल, ये भी 0.05 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO टोटल कितना हो जाएगा 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO आ गया, तो मेरे को मास चाहिए ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 0.1 इंटू 28 इज इक्वल टू 2.8 ग्राम। ये क्वेश्चन आया था।
सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो मैंने किया तब आपको 3-4 मिनट सारी चीजें समझाइए, तब 3-4 मिनट टाइम लगा। आप खुद करते तो 1 सेकंड में हो जाता। फॉर्मिक एसिड है, CO बनेगा, इधर CO CO2 बनेगा, CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, 2 CO बनेंगे, इधर से इसका मोल आया 0.05, इधर से 0.05, 0.1 मोल बन गया टोटल। 0.1 मोल का वेट कितना, 2.8। बात क्लियर? ये सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई। मैंने आपको मोल के अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं, ठीक है, ये 5th नंबर लेक्चर चल रहा है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का, तो इस 5th नंबर लेक्चर तक 7 प्रॉब्लम तो आज करवा दी मैंने। हर लेक्चर के अंदर कम से कम एटलीस्ट 15-16 प्रॉब्लम करवाई मैंने आपको, तो इसका मतलब 60+ प्रॉब्लम तो मैं करवा चुका हूं। 60+ का डबल अगर आप कर देते हो 120 प्रॉब्लम, तो 180 प्रॉब्लम तो कर दोगे आप। 180 प्रॉब्लम अगर मूल से रिलेटेड तुम लोगों ने कर ली दिमाग लगाते हुए, फर्स्ट लेवल लास्ट लेवल से, तो 100% आपको कोई भी क्वेश्चन सही करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, बस आप अपना दिमाग लगाते हुए जैसा बोल रहा है वैसा करते जाए। रिएक्शन नहीं आती तो इनऑर्गेनिक में देखे, याद करने की ट्राई करें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपने याद की है ना, तो वहां पे याद करने की ट्राई करें। ठीक है बात, चले अब आगे। चलो इस मोल कंसेप्ट का लास्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। मोल कंसेप्ट के लास्ट पार्ट की बात करने वाले आज। सुनो, एक तो मैं आपको एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट ये भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये रेडॉक्स में पढ़ाऊंगा। एक एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट वो भी किस में पढ़ाऊंगा, रेडॉक्स में पढ़ाऊंगा। तो ये 4 टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा, सल्फर का कितना होगा, कार्बन का कितना होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज, इन सब के ऊपर एक के क्वेश्चन जो है वो अपन रेडॉक्स में देखेंगे। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट एक, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट डिटरमिनेशन करने के मेथड है, उनको भी अपन कहां पे देखेंगे, उनको भी कहां पे देखेंगे अपन, रेडॉक्स में देखेंगे। ठीक है, वहां पे 2 लेक्चर अपन इसी में लगाएंगे पूरे रेडॉक्स में। ठीक है बात, तो इन टॉपिक को तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि ये तो करवाया ही नहीं, तो इसके क्वेश्चन अगर मोल में दे रखे तो उसे आप स्किप कर देना, अभी नहीं करने। वो कब करोगे, जब मैं रेडॉक्स में तुम्हें ये टॉपिक पढ़ा दूंगा। तो अब सर टेस्ट में आ गया, तो टेस्ट में भी नहीं आएगा। ठीक है, टेस्ट में कब आएगा, जब रेडॉक्स होगा तब उसके साथ आएगा, अदरवाइज नहीं। बात क्लियर? चलो अब अपन इसके लास्ट पॉइंट पे आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता के पद। सांद्रता के पद, कंसंट्रेशन टर्म्स 2 बार पढ़ चुके होते हो आप। 11th में मूल कंसेप्ट में पढ़ते हैं, 12th में फिजिकल में सॉल्यूशन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, विलियन वाले में। अब अपना अगला टॉपिक जब आएगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में इनको नहीं पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को। क्वेश्चन तो दे रखे होंगे मॉड्यूल में, लेकिन ध्यान रखना यहीं से करने हैं आपको। ठीक है, समझे बात को। 2 टाइप के क्वेश्चन आता है, एक तो आएगा न्यूमेरिकल और दूसरा पूछेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन टर्म्स। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो अपन को हर बार एक तो न्यूमेरिकल ट्राई करना है और एक कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड करती है या नहीं करती है टेम्परेचर के ऊपर, उसकी बात करनी है। कंसंट्रेशन टर्म्स से पहले अपन कुछ डिफाइन करते हैं, विलियन क्या होता है। कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं। फर्स्ट नंबर पॉइंट, विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब क्या, होमोजीनियस। समांगी को क्या बोलते हैं अपन, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इस होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, इस होमोजीनियस का मतलब ये होता है, समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि एक तो विलियन की प्रावस्था, प्रावस्था क्या रहे, एक ही रहे, सिंगल फेज रहे। प्रावस्था का मतलब 2 पदार्थों को मिलाया तो या तो सॉलिड दिखे या लिक्विड दिखे या गैस दिखे, पहली बात। तो समांगी का मतलब प्रावस्था एक होनी चाहिए। दूसरा नंबर बात,
उसका कोई भी कंपोनेंट लो, उसका कोई भी कंपोनेंट लोगे तो उस कंडीशन में उसका कंपोजिशन, उसका संगठन वही होगा जो पूरे के पूरे विलियन का होगा। एक छोटा से छोटा पार्ट लूंगा ना तो उसका कंपोजिशन वही होगा जो पूरे के पूरे विलियन का होगा। मतलब क्या, अगर एक मैंने पूरा कंटेनर लिया और बोला इस कंटेनर में जो विलियन रख रखा है उसकी पीएच 8 है, तो उसमें से आप एक ड्रॉप भी बाहर निकालोगे ना तो उसकी भी पीएच क्या आएगी, 8 आएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड नंबर पॉइंट, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलियन के दो घटक होते हैं, विलियन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से भैया, विलियन के दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलेय और एक होता है, विलेय मतलब सॉल्यूट, और एक होता है विलायक। विलायक मीन्स सॉल्वेंट। विलेय को अगर नॉर्मल डेफिनेशन में बोले तो जिसको घोला जाता है, जिसको क्या किया जाता है, घोला जाता है किसी पदार्थ में। और विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाता है। तो जब भी वर्ड आएगा ना में, तो इसका मतलब वो विलायक हो गया, जिसमें घोला जाता है। जिसके बाद में भी में वर्ड आता है वो क्या हो जाएगा, विलायक। जैसे एग्जांपल लूं मैं ऐसा बोलूं कि नमक को पानी में, तो पानी के जस्ट बाद में आया ना, तो इसका मतलब विलायक पानी हो गया, नमक कौन हो गया, विलेय। समझ में आ रही है बात। तो ये इसका डेफिनेशन, जिसको घोला जाता है वो विलेय है, और जिसमें घोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, विलायक। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे, विलेय एवं विलायक की पहचान। दो केस है अपने पास, विलेय एवं विलायक की पहचान के दो केस है। केस फर्स्ट, दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो। दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, फिजिकल स्टेट भिन्न भिन्न हो। जब दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न वो होता है तो उस कंडीशन में सॉल्यूट बोले मींस विलेय बोले, तो जिसकी भौतिक अवस्था विलियन में परिवर्तित हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। परिवर्तित हो जाती है उसे अपन क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। जैसे मैंने NaCl लिया, एग्जांपल ले रहा हूं, NaCl लिया, NaCl होता है सॉलिड, इसको H2O लिक्विड में डिसॉल्व किया तो लास्ट में आपको सॉल्यूशन दिखता है, उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या है, लिक्विड। तो इस सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो किसने अपनी आइडेंटिटी को लूज किया, किसने अपने अस्तित्व को जो है वो खत्म किया, NaCl ने किया ना। ये सॉलिड था, किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो NaCl क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। ठीक है बात। जिसकी भौतिक अवस्था विलियन में परिवर्तित हो जाती है, विलियन है लिक्विड का, और ये सॉलिड वाला भी किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। ये लिक्विड वाला का कहां अस्तित्व खत्म हुआ, लिक्विड का लिक्विड ही तो रहा। समझ में आ रही है बात। आगे देखो केस सेकंड, अगर दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम हो गई तो दोनों की भौतिक अवस्था समान हो। अगर दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है उस कंडीशन में सॉल्यूट या विलेय वो होता है जो कम मात्रा में हो, और सॉल्वेंट वो होता है, विलायक वो होता है जो कौन सी मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो। समझ में आ गई बात। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया। पॉइंट नंबर 4, विलेय का जो द्रव्यमान होगा, सॉरी विलियन का, ये काम आएंगे पॉइंट जो लिखा रहा हूं, विलियन का द्रव्यमान जो होगा वो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक के द्रव्यमान के बराबर होगा।
ठीक है, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, किसी विलियन का नाम उसमें उपस्थित विलय के आधार पर रखा जाता है। किसी विलियन का नाम उसमें उपस्थित विलय के आधार पर रखा जाता है। इसका मतलब क्या, जैसे अगर सपोज करो मेरे को ऐसा बोला है कि NaCl प्लस H2O है तो ये विलियन बनता है ना, तो इसको बोलते हैं एक्वस NaCl सॉल्यूशन, जलीय NaCl विलियन। मतलब इसको NaCl का विलियन बोल दूं मैं, तो किसके बेसिस पे नाम हुआ, NaCl का विलियन हुआ, तो इसमें विलय कौन होगा, NaCl। विलय कौन होगा, जलीय बोला, इसका मतलब विलय कौन हो गया, जल हो गया। कुछ नहीं बोले तो जल को ही मान। तो अगर मैंने जैसे एग्जांपल लिया और मैंने बोल दिया एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो विलियन का नाम क्या है, ग्लूकोज है ना, तो सॉल्यूट भी कौन होगा इसमें, ग्लूकोज होगा। सॉल्यूट कौन होगा, ग्लूकोज होगा। सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा। बात आई समझ में या नहीं आई। आगे 5 नंबर पॉइंट। चलो अब अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन क्या होती, 6 नंबर पॉइंट पे जो अपन पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन। और फिर अपन पढ़ेंगे सांद्रता के पद कौन कौन से होते हैं। अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन होती क्या, सांद्रता होती क्या है। सांद्रता कंसंट्रेशन, किसी विलियन में विलय या विलियन के सापेक्ष मात्रा को सांद्रता कहते हैं। किसी विलियन में विलायक या विलियन के सापेक्ष मात्रा को सांद्रता कहते हैं। इसका मतलब ऐसा बोल दूं मैं कि कंसंट्रेशन क्या है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सोल्यूशन। सॉल्वेंट या सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है उसी को अपन क्या बोलेंगे, सांद्रता बोलेंगे। आ रही बात समझ में, सुनना बात को ढंग से, या तो विलायक होगा या विलियन होगा। तो इसका मतलब अगर मेरे को सांद्रता की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं फॉर्मूला लिखना है तो ऐसा लिख दूं, विलय की मात्रा बट्टा विलायक की मात्रा या विलियन की मात्रा। सिर्फ एक ही केस में विलायक आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, विलियन आएगा। अगर विलय की रिलेटिव मात्रा विलय की सापेक्षिक मात्रा ज्यादा हो, सापेक्षिक मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसे विलियन को बोलते हैं सांद्रित विलियन। कैसा विलियन बोलते हैं, सांद्रित विलियन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर विलय की सापेक्ष मात्रा कम हो, विलय की सापेक्ष या सापेक्षिक मात्रा अगर कम हो तो ऐसे को बोलते हैं तनु विलियन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये जब भी डाइल्यूट वगैरह ऐसे वर्ड लिखे हुए आए ना तो आपको समझ आना है कि डाइल्यूट है इसका मतलब विलय की सापेक्षिक मात्रा क्या है, कम। कंसंट्रेटेड है इसका मतलब विलय की सापेक्ष मात्रा क्या है, ज्यादा है। बात क्लियर, बोलो हाँ या ना। ओके ठीक है, चले अब आगे। अब कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं, 6-7 कंसंट्रेशन टर्म्स है। नॉर्मेलिटी अभी नहीं पढ़ेंगे, H2O2 अभी नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे कहां पे, रेडॉक्स में। ठीक है चलो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स आ रहा है, पहला कंसंट्रेशन टर्म्स आ रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। सिंबल जो होता है इसका परसेंटेज W बाई कैपिटल W।
दो परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। पर शतक, शतक बोलते हैं 100 को। तो पर 100 पे जो डिफाइन होता है, प्रति 100 पे जो डिफाइन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। अब सुनना बात को, जिसके रेस्पेक्ट में सापेक्ष, जिसके रेस्पेक्ट में या जिसके सापेक्ष डिफाइन हो रहा है वो क्या है? 100 है। तो मैं डेफिनेशन ऐसा लिखूं, 100 ग्राम विलियन में किसके सापेक्ष हो रहा है? विलियन के सापेक्ष। तो उसका कितना लेना है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा ग्राम में, मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बस ये आ गया। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? परसेंटेज W/W का इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। अगली बात समझ, ये हो गया। अब एक बात ध्यान रखे, एक बात थोड़ी ध्यान रखना, वॉल्यूम जो होता है, आयतन, तापमान पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहां पे क्या वॉल्यूम आया है क्या? दोनों में से कहीं पे भी जगह नहीं आया। नहीं आया, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी क्या? ये वाली कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी क्या? नहीं करेगी। बात क्लियर है? चलो सेकंड, तो ताप पे निर्भर नहीं करता है। परसेंटेज W/W ताप पर निर्भर नहीं करता है। सेकंड, आयतन प्रतिशत, परसेंटेज स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। ये तो डेफिनेशन सेम हो जाएगी। ग्राम की जगह क्या हो जाएगा? 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ml को द्रव्यमान की जगह आयतन प्रतिशत। तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं बेटा, परसेंटेज V बाई कैपिटल V इज इक्वल टू क्या? विलेय का आयतन ml में डिवाइड बाई विलियन का आयतन B ml में इनटू क्या? 100। ये लो, ये फॉर्मूला हो गया सीधा सा। ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर मेरे को पूछा गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान का हो गया W/V परसेंटेज में। एक बात बताओ, अभी तक अपन लिखते हुए आ रहे हैं, जो ये ऊपर लिखा हुआ होता है सिंबल में, ये क्या होता है? विलेय का। तो यहाँ W किसका है? विलेय का, और V किसका है? सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब W/V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलियन का आयतन इंटू 100। ये लो फॉर्मूला बन गया। बोलो हाँ या ना? बन गया ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बनने वाला है। अब देखो, इन दोनों टर्म्स में आयतन आया, इधर भी आयतन आया। इसका मतलब परसेंटेज V/V एंड परसेंटेज W/V ताप पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। ठीक है बात? कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई? 3। इनके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, ये आपको करके लेके आना है। ठीक है, घर से ये आपको करके लेके आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनका सीधे आंसर बताने वाला हूं। 50 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया तो NaCl का
द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है, हंड्रेड ग्राम विलेय को 300 ग्राम जल में घोला गया, यदि विलयन का घनत्व 2 ग्राम पर ml है, तो विलेय का परसेंटेज W/V ज्ञात करो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, परसेंटेज W/W 20 दे रखा है, घनत्व 2 ग्राम पर ml दे रखा है विलयन का, परसेंटेज W/V तुमसे पूछा गया है। ये 3 क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं। 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, 4 कंसंट्रेशन टर्म्स बची है। कौन कौन सी? अगली कंसंट्रेशन टर्म्स होगी ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी और मोलारिटी। इन 4 कंसंट्रेशन टर्म्स को अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन आपको करके लेके आने, मैं इनका आंसर बताऊंगा आते ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और यहां तक आप कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से कर ले। ओके, थैंक यू।